So hello everyone, welcome back to this lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 11 of the lecture series, and in this lecture we are going to continue the property of a fluid surface tension. Actually in the last lecture हम लोगों ने सरफेस टेंशन के बारे में कुछ बेसिक्स जाना था कि सरफेस टेंशन होता क्या है और प्रैक्टिकल लाइफ में उसके क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं या हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने केवल उसको एक इंट्रोडक्शन के तरीके से समझा था, जैसे उसका डिफिनीशन क्या होगा, कैसे समझाएंगे किसी चीज़ को। तो सरफेस टेंशन को अगर आप लोग यहाँ कोई प्रॉब्लम होगी इस लेक्चर में, तो एक सजेशन आपसे ये है कि आप लेक्चर नंबर 10 अटेंड कर लीजिएगा, जहाँ से आपको सरफेस टेंशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। इस लेक्चर में हम लोग सरफेस टेंशन का और आगे जो बचा हुआ हिस्सा है उसको कंटिन्यू करेंगे, जो कि न्यूमेरिकल पोर्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। किसी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी न्यूमेरिकल पोर्शन के तरफ से देखा जाए अगर, तो सरफेस टेंशन में ये टॉपिक आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। डिफिनीशन के लिए आप पिछले टॉपिक को देख सकते हो। तो लास्ट टर्म पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन किया था एक, इसके पिछले लेक्चर में, कि कोई भी लिक्विड के 3 फॉर्मेट हम अपने लाइफ में देखते हैं। कोई भी लिक्विड है तो वो 3 फॉर्मेट में दिखाई देता है। एक आपका लिक्विड ड्रॉपलेट, लिक्विड बबल और लिक्विड जेट, यानी पानी की बूंद, पानी का एक बुलबुला और पानी की एक धार। ठीक है, ड्रॉपलेट, बबल एंड जेट। और मैंने ये भी कहा था कि कोशिश करिएगा ये जानने की कि इन तीनों में से सबसे जल्दी कौन सा बनता है और क्यों बनता है। तो आज का टॉपिक उसी पे है कि हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन लूँ तो सरफेस टेंशन कह सकते हो कि एक ऐसी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है जो किसी भी लिक्विड के सरफेस पे एक्ट करती है जब वो किसी दूसरे इमिसिबल फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है। मतलब कि जब दो अलग अलग अघुलनशील फ्लूइड आपस में रखे जाएंगे, जैसे एयर और वाटर, जहां उनका सरफेस कांटेक्ट हो रहा होगा, उस सरफेस पे एक टेंसाइल फोर्स एक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से वो सरफेस एक थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, और उसी इलास्टिक मेम्ब्रेन को हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। इसको हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ से निकालते हैं, क्योंकि ये लेंथ के अकॉर्डिंग लगते जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन हम लोग सिग्मा से लिखते हैं, और ये बेसिकली होता क्या है कि सरफेस टेंशन जो हम लोग लिखते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, यानी न्यूटन पर मीटर। इससे हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं। तो अब जो मेरा क्वेश्चन था आप लोगों से कि 3 चीज अगर आप देखो अपने प्रैक्टिकल लाइफ में डेली देखते हो। पहला आपका था, बात कर लेते हैं हम लोग, फर्स्ट वन ड्रॉपलेट का। ठीक, दूसरा आपका है बबल, और तीसरा जेट का। अब ये जाना जरूरी इसलिए है कि कोई न्यूमेरिकल अगर आपको दिया जाएगा तो उसमें मेंशन रहेगा कि शेप कौन सा लेके चल रहा है वो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देगा कि फाइंड आउट द सरफेस टेंशन इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉपलेट और लिक्विड बबल और लिक्विड जेट, तो वहां पे स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा कि वो किस स्ट्रक्चर के बारे में आपसे न्यूमेरिकल पूछ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप फॉर्मूले को फ्रेम कर सकते हो। ठीक, तो देखो मेरा क्वेश्चन ये था कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन बनता है। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि जैसे ही हम कोई वाटर का टैप ओपन करते हैं या हैंडपंप चलाते हो, तो पानी नीचे एक जेट के फॉर्मेट में गिरता है, मतलब पानी की एक धार नीचे गिरती रहती है। फिर अगर उसी पानी को हम कहीं फेंकते हैं, किसी बर्तन से या किसी कंटेनर से, कैसे भी, तो देखते हो कि जब वो पाया वैसे ही पानी जब नीचे गिरता है फर्श पे, तो वहां पे देखते हो कि जब उस पर स्ट्राइक करता है तो कुछ छोटे छोटे बूंद के हिस्से में वो स्प्लिट कर जाता है। जैसे अगर मैं एक दीवार पे से पानी फेंक दूं तो इस दीवार में छोटे छोटे ड्रॉपलेट बन जाएंगे पानी के। ठीक है, तो वहां पे पानी की बूंद बन जाती है। और अगर जैसे जब बारिश होती है या आप कभी कपड़ा धुलते हो तो उसमें क्या होता है, बबल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो बबल्स बहुत कह सकते हो कि रेयर बनते हैं, बहुत रेगुलर बबल्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। भाई जब भी हैंडपंप आप चलाओगे तो आपको जेट मिलेगा, ड्रॉपलेट मिलेगा, बबल नहीं मिलता है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि भाई ये तीनों कैसे फॉर्मेशन में डिले होता है, इनके कौन जल्दी बन जाता है, कौन बाद में बन जाता है। ठीक, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे, ये पूरा का पूरा डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन के ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग फोर्स किस पे कर रहे हैं, बेसिकली कि जो भी आपकी प्रॉपर्टीज की बात करते हो
तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो सब ये फॉर्मेशन सरफेस टेंशन की वजह से ही इनका हो रहा है। अब अगर इनको फॉर्म करना है तो इनको कुछ एक्सेसिव प्रेशर चाहिए होगा अपना स्टेट चेंज करने के लिए। जैसे आप ऐसे समझो कि आपको कोई भी चीज डिफॉर्म करनी है तो आपको उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। जैसे आपको कोई लोहे की रॉड मोड़नी होगी तो आप उस पर फोर्स लगा के उसको बेंड करते हो, ठीक। या आपको जैसे कह दो कि कोई आप देखते हो हाइड्रोलिक मशीन है, जैसे आपका कोई बाइक है, कार है, कभी एक्सीडेंट होता है तो कुछ टेढ़ा हो जाता है तो आप उसको हैमरिंग करके या हाइड्रोलिक उससे प्रेस से उसको आप सीधा करते हो, ठीक है। या सिंपल आप लोग आयरन यूज करते हो घर पे, तो आयरन से क्या है हीट देके उस पर प्रेशर देके आप उसको सीधा कर लेते हो। तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम उस पर प्रेशर का यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जैसे अभी एटमॉस्फेयर में ये ब्लैक बोर्ड इस शेप का है, ये डस्टर इस शेप का है, हमारी बॉडी इस शेप की है, तो ये जो हमारे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उसकी वजह से हम ऐसे रुके हुए हैं, ठीक है। अब अगर हमको किसी या किस डस्टर को हम किसी ऐसे चैम्बर में ले जाए जहां प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि उसमें प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो सेम वैसे ही है कि जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट है वही यहाँ भी लागू होता है। अब इसमें बात यह है किसी में ज्यादा लगता है किसी में कम लगता है, तो हमें वही निकालना है कि कैसे कौन सा बनता है। अब जैसे देखो जिसको कम प्रेशर चाहिए होगा फॉर्मेशन के लिए वो जल्दी बनेगा। जैसे भाई अगर आपको ऐसे एक कागज टुकड़ा रखे हो उसको आपको उड़ाना है, यहाँ से वहां भेजना है, तो आप नॉर्मली अपने माउस से उसको एक तरीके से प्रेशर दोगे एयर का तो यहाँ से वहां लिफ्ट हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब ब्रिक है उसको आप अपने करेक्ट हो कि किसी भी एयर से उसको यहाँ से वहां नहीं भेज सकते, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा एक्सेसिव, ठीक है। तो उस तरीके से हम लिक्विड के अलग अलग स्ट्रक्चर के ऊपर ये देखेंगे किसको कितना प्रेशर दिया जाए और कैसे कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसको हम सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे सिंपल कि एक सबसे पहले ड्रॉपलेट को समझते हैं, सबसे इजी रहेगा क्योंकि आप लोग डेली लाइफ में देखते हो। तो हम लोग पहला इसको लेके चलते हैं लिक्विड ड्रॉपलेट, ठीक। अब होगा क्या कि लिक्विड ड्रॉपलेट क्या होता है कि एक ऐसे मान लो स्फेरिकल होता है जैसे क्रिकेट की बॉल होती है, जस्ट वैसे मान लो, ठीक है। एक ऐसे पानी की बूंद है, ऐसे मानो ये पानी की बूंद है, इसमें पूरा का पूरा ऐसे अंदर पानी होगा, इसके ड्रॉपलेट के अंदर ढेर सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर इसको हम लोग 20 से कट करते हैं ऐसे, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहाँ 20 से ऐसे कट किया जाए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें एक स्ट्रक्चर ऐसे देखने को मिलेगा इसका, ठीक है। ऐसे कट हो जाएगा और ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर इसका हम लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब इस ड्रॉपलेट को हम जब 20 से कट कर देंगे, जैसे अगर मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूं तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। सिंपल है, समझो कि ये आपका ड्रॉपलेट था, इसको हम लोगों ने ऐसे कट कर दिया, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ हमें अंदर से बाहर की ओर ऐसे देखने को मिलेगा। मतलब एक क्रिकेट बॉल है उसको 20 से आप लोगों ने कट कर दिया तो ऐसे दिखाई देगा खाली हिस्सा आपको, ठीक। अब होगा क्या कि जब आप देखोगे तो सरफेस टेंशन कहाँ लग सकता है, सरफेस टेंशन आपका उसके पेरीमीटर पे लग रहा होगा। मैंने बताया था ना कि एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, कभी भी सरफेस टेंशन एरिया पे नहीं लगता है, हमेशा वो उसके किसी एक लेंथ के ऊपर लगता है। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा इसका, देखो ये जो पूरा हिस्सा है सरफेस टेंशन हमारा इसके ऊपर लग रहा होगा, ये जो पूरा पूरा आपको पेरीमीटर दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका सरफेस टेंशन दिख रहा है सिग्मा आपको। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम अगर लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब यहां से अगर हम फोर्स निकालते हैं, फोर्स F कितना हो जाएगा यहाँ से,
फोर्स F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई L। अब इसके लिए L क्या होगा, इस ड्रॉपलेट के लिए जो हमने कट किया है सरफेस टेंशन इस बाउंड्री पे लग रहा है, तो इसका L क्या होगा भाई, यहां से लेकर के ये पूरी दूरी, तो सर्कमफ्रेंस कैसे निकाल दोगे सर्किल का, पाई इंटू डी से। लेंथ का मतलब ये पेरीमीटर कितना हो गया, पाई इंटू डी, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पाई इंटू डी हो जाएगा सरफेस टेंशन निकालने के लिए। तो यहां से जो टेंसाइल फोर्स होगी, मतलब क्या रखते हो, अगर हम यहां से सरफेस टेंशन फोर्स निकालें तो ये हो जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू डी, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर पहला। अब ये लिक्विड ड्रॉपलेट बना होगा, तो देखो मैं फिर समझाता हूं कि एटमॉस्फेयर में कोई स्ट्रक्चर अपने आप को रखने के लिए किसी न किसी प्रेशर का यूज करते हैं। जैसे आप बैलून फुलाते हो तो बैलून में क्या होता है, एयर फिलअप करते हो तो कुछ प्रेशर अप्लाई करते हो तो बैलून का स्ट्रक्चर बना रहता है, लेकिन जब उसको हम बैलून को क्रश करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो बैलून टूट जाता है, देखे होगे। तो क्या होता है कि बैलून अपने आप को स्ट्रक्चर को एटमॉस्फेयर में रखने के लिए उसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगते रहता है, ठीक है। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये हुआ कि जितनी हवाएं ऊपर हैं उनका वेट उस बैलून के ऊपर लगता रहता है, तो वो अपने शेप में रहता है। जैसे ही उसको हम हाथ से दबाते हैं तो कंप्रेस होकर वो ब्रेक कर जाता है। तो सेम वैसे ही इसको अगर समझो, तो ड्रॉपलेट को बनने के लिए अगर हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हटा दिया जाए तो हम एकदम जीरो स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो बहुत चीजें उसमें चेंज डिफॉर्म हो जाएंगी। तो उस तरीके से इसके ऊपर कुछ प्रेशर लगता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा कुछ प्रेशर लगेगा तभी ये पानी की बूंद बनेगा, नहीं तो वो नॉर्मली जैसे नदी बहती है वैसे बहता जाएगा वो, ठीक है। अपने आप से देखते हो नदी का पानी बूंद में कभी नहीं बहता है, वो पूरा एक ऐसे बहते जाता है, ठीक है। उसी पानी को निकाल के आप फेंकोगे दीवार के ऊपर, जो स्ट्राइकिंग होगी उससे कुछ प्रेशर रिजल्ट में आएगा जिसकी वजह से वो पानी का बूंद बन जाता है, ठीक है। तो यानी हम ये समझ रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी स्ट्रक्चर अगर अपना एक स्पेसिफिक शेप बनाया हुआ है तो मतलब उसके अंदर कुछ एक्सेसिव प्रेशर लगा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा, जो उस शेप को एक तरीके से रिमेन किया हुआ है, मतलब उसको रोक के रखा हुआ है, ठीक है। अगर उससे प्रेशर को हटा दिया जाए तो फिर वो नॉर्मली अपने किसी शेप में आ जाएगा। तो उस तरीके से अगर हम इस लिक्विड ड्रॉपलेट का प्रेशर निकालते हैं तो क्या होगा, सभी लोग जानते हो प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहां से अगर फोर्स निकाला जाए तो ये हो जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। अब प्रेशर क्या होता है, हमेशा एरिया पे लगता है, ठीक है, कभी भी प्रेशर लेंथ पे नहीं लगता है। तो एरिया मतलब पाई बाई 4 डी स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमारा एरिया फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पाई बाई 4 डी स्क्वायर लगा करके हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेंगे इसका। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आ जाएगा आपका, फोर्स इक्वल टू पी इंटू ए, और यहां से फिर क्या लिख सकते हो इसको, ऐसे अगर लिखा जाए एंड एरिया ए, यानी ड्रॉपलेट का एरिया तो कितना होगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ठीक। तो यहां से अगर हम प्रेशर फोर्स लिखते हैं तो यहां से जो प्रेशर फोर्स होगा F, वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। D क्या है, इस ड्रॉपलेट का डायमीटर, ये मैं एज्यूम करना भूल गया था, कैपिटल D इज द डाया ऑफ ड्रॉपलेट, ठीक है। एक बार इसको समझ लीजिए, कैपिटल डी मतलब ये अगर डायामीटर निकाला जाए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो ये आपका कैपिटल डी है। जहां जहाँ कैपिटल डी है वो डायमीटर, सिग्मा आपका सरफेस टेंशन, फोर्स हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से F इज इक्वल टू पी इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। दो इक्वेशन निकले, पहला सरफेस टेंशन फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू पाई इंटू डी, ये पहला। दूसरा फोर्स इक्वल टू पी
इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां से क्या करेंगे हम, कहते हो कंपेयरिंग बोथ फोर्सेस, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों फोर्स है, दोनों को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली निकालना आपका है कितना प्रेशर एक्सेसिव लगा होगा। तो क्या करते हैं, यहाँ रखते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड को पहले रख लेते हैं यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा P इज इक्वल टू, सॉरी फोर्स रखना है ना, तो ये हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू डी। ये वाला इक्वेशन सेकेंड यहाँ रखा गया है, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से रखा गया है। अब देखो कैंसिल क्या क्या चीजें होंगी, यहाँ से एक पाई कैंसिल होगा, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक, डी स्क्वायर से ये डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से अगर आप P निकालो तो ये निकल के आएगा P इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा, ठीक है, अपॉन, यहाँ कुछ बचेगा नहीं, ये डी यहाँ बचा होगा, आ जाएगा नीचे 4 टाइम्स सिग्मा बाई डी। तो ये हो गया, किसी भी ड्रॉपलेट को बनने के लिए जो उसका प्रेशर होगा वो होता है 4 टाइम्स ऑफ द सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय द डायमीटर ऑफ दैट ड्रॉपलेट। मतलब कि किसी पानी की बूंद को बनने के लिए उसको 4 गुना सरफेस टेंशन चाहिए होता है, यानी 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय इट्स डायमीटर। ठीक है, तो यहां से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्मॉल p है, लिख सकते हैं यहाँ से, वेयर स्मॉल p इज द एक्सेसिव प्रेशर, ये आपका एक्सेसिव प्रेशर है एटमॉस्फेरिक से, मतलब ये एटमॉस्फेरिक थोड़ा सा ऊपर रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये जो p लिख के आ रहा है ये पूरा कंबाइन हम प्रेशर लिखते हैं, जो इसका स्मॉल p होगा ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज्यादा, मतलब जिसकी वजह से ये चीज बनी है उसको लेके चलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पे समान लगता है तो उसको हम लोग कभी भी काउंट जल्दी नहीं करते हैं। तो यहाँ जो ये P लिखा है ये एक्सेसिव प्रेशर है, एक्सेसिव प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपलेट, इनसाइड द ड्रॉपलेट, ठीक है, एबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा ऊपर जो अलग एक प्रेशर रहेगा वो ये स्मॉल p निकल के आपका आता है। बाकी पता ही है सिग्मा सरफेस टेंशन डी डायमीटर, ये सभी को पता होगा कि सिग्मा सरफेस टेंशन होता है, डी डायमीटर होता है। तो ड्रॉपलेट के फॉर्मेशन के लिए जो एक्सेसिव प्रेशर चाहिए होता है कि इतना प्रेशर एटमॉस्फेयर से ज्यादा लगे, तो वो आपका 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई डी निकल के आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है आपका, कंपटीशंस में डायरेक्ट पूछता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालने के लिए डायरेक्ट, तो ये याद रखिएगा आप लोग हमेशा। अब लोग ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी में देखेंगे हम लोग, लिक्विड ड्रॉपलेट हो गया, अब आते हैं बबल के ऊपर। दूसरा हिस्सा जो है वो आपका है बबल का। ठीक, तो बबल का अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये ड्रॉपलेट से सिमिलर होता है, बस मैं डायग्राम से थोड़ा अलग करता हूँ। बबल और ड्रॉपलेट में क्या अंतर होगा आप खुद बताइए। जैसे देखो, बबल मतलब आप सब जानते हो पानी का एक बुलबुला, तो वो क्या हो सकता है, अगर देखो उसको तो ऐसे एनालाइज करो, ये एक पानी का बुलबुला होगा, तो इसके क्या होता है, बाहर भी एयर होता है
और अंदर भी आपका एयर होता है। ये पानी की पतली सी फिल्म होगी, इसमें होगा क्या, यहाँ भी आपका एयर होता है, यहाँ भी आपका एयर होता है, ठीक। तो बबल और ड्रॉपलेट में अंतर क्या है, ड्रॉपलेट के चारों साइड एयर होती है, यानी सिर्फ एक साइड में एयर होता है, यानी एक सरफेस एयर के कांटेक्ट में होगा। जैसे पानी की बूंद अगर कहीं रखी है तो पानी की बूंद के ऊपर क्या होगा, सिर्फ एक साइड का हिस्सा उसके कहते हो कांटेक्ट में आएगा एयर के, ठीक है, दूसरा हिस्सा पानी कांटेक्ट में, यानी पानी के ड्रॉपलेट के अंदर कहीं कोई एयर कांटेक्ट में आपके नहीं आ सकता, ठीक है। तो यानी सिर्फ एक सरफेस मिलता है जहां पे सरफेस टेंशन लग सकता है। लेकिन बबल में क्या हो रहा है, एक तो बाहरी सतह जहां पे एयर है, एक अंदर वाली सतह जहां पे एयर है, यानी कांटेक्ट सरफेस कितना हो गया, दो हो गया। मैंने पहले ही बताया है कि सरफेस टेंशन इज दैट टेंसाइल फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द कांटेक्ट सरफेस ऑफ टू इमिसिबल फ्लूइड्स, मतलब दो अघुलनशील अगर कोई फ्लूइड्स हैं तो उन दोनों के जो कांटेक्ट सरफेस होगा, उस कांटेक्ट सरफेस के ऊपर आपका टेंसाइल फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग सरफेस टेंशन डिफाइन करते हैं। तो यानी जितना कांटेक्ट सरफेस ज्यादा होगा उतना सरफेस टेंशन ज्यादा लगेगा। यहाँ पे हम एक सिग्मा लिए हैं क्योंकि सिर्फ एक साइड में एयर कांटेक्ट में है, अंदर पानी भरा हुआ, अंदर एयर नहीं होगा। भाई पानी के बूंद में अंदर पानी ही तो होगा, बाहर की ओर एयर लगता है उसके, ठीक। बबल में क्या होगा, दो सरफेस मिलते हैं, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, ठीक। तो यहां से अगर हम लोग इसका ये फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई एल, और यहां से अगर हम लोग फोर्स निकालते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो फोर्स के लिए फिर क्या रहेगा, सिग्मा इंटू एल। अब देखो एल यहां पे कितना था, पाई इंटू डी, एक सरकमफ्रेंस लिया गया था ड्रॉपलेट में, यानी पाई इंटू डी लिया गया था, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, तो यहां पे एल क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू डी, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हमने 2 पाई डी क्यों लिखा है, ड्रॉपलेट में एक कॉन्टेक्ट सरफेस था, इसलिए एक पेरीमीटर लेते हैं, एक सरकमफ्रेंस लेंगे, दैट इज पाई इंटू डी। बबल में दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, मतलब एक पाई इंटू डी यहाँ पे और एक पाई इंटू डी यहाँ पे। थिकनेस हम जीरो इसे मान लेते हैं क्योंकि ड्रॉपलेट का बबल का जो थिकनेस होता है बहुत कम होता है, तो उसको जीरो मान लिया जाता है। तो पाई डी अंदर वाला भी सरकमफ्रेंस और पाई डी बाहर वाला भी, तो एक और एक कितने हो गए, 2 इंटू पाई डी। तो जो एल हो गया वो हो गया 2 इंटू पाई डी। तो यहां से जो हमें फोर्स निकल के आएगा, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई डी। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर्स कर लेते हैं क्योंकि ये तीसरा हमारा यहाँ निकल चुका है। तो देखो फोर्स सिग्मा इंटू 2 पाई डी, ड्रॉपलेट में क्या आया था, पाई इंटू डी आया था केवल, ठीक। अब प्रेशर फोर्स तो वही होगा भाई, अंदर जो प्रेशर लग रहा है वो उतना ही होगा ना, प्रेशर फोर्स P इंटू एरिया। भाई F इक्वल टू पी बाई ए होता है, सॉरी P इज इक्वल टू एफ बाई ए होता है, तो F इक्वल टू पी इंटू ए, ठीक है। दूसरा अगर निकालते हैं, यहां पर अगर लिखा जाए प्रेशर फोर्स F इज इक्वल टू P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। भाई एरिया जिसका अंदर का वही होगा जो उसको बांध के रखा है चारों ओर से किसी प्रेशर से, तो वो एरिया तो वही होगा इसके लिए भी और इसके लिए भी, क्योंकि हम लोग थिकनेस जीरो मान लेते हैं ड्रॉपलेट बबल का। तो पाई बाई 4 डी स्क्वायर जो एरिया निकल के आएगा वो पानी के ड्रॉपलेट और बबल दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपका पहले से निकला हुआ है, ठीक है। तो यार इसको ऐसे लिख लो, यहाँ पे अगर पांचवा लिखना चाहोगे मतलब नहीं है लेकिन लिख लो पांचवा, यहाँ पे वही चीज है क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला। तो फिर यहाँ से कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखते हो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, चौथे और पांचवें से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, फिर से हमें वही निकालना है। तो P
इंटू पाई बाई 4 d² इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई इंटू डी। अब देखो यहाँ से कैंसिल क्या क्या होना है, एक पाई यहाँ से कैंसिल होगा, d² से d कैंसिल होगा, बाकी वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ से अगर p निकाला जाए तो p निकल के आ जाएगा, p इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8 सिग्मा बाई d। ठीक है, ये इतना हो जाएगा आपका 8 सिग्मा बाई d निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया किसी भी ड्रॉपलेट के फॉर्मेशन के लिए आपको जो इंटरनल प्रेशर होगा, जो वो चाहिए यहाँ पे देखिए, अब आपको क्या बता रहा था मैं कि दोनों में अंतर क्या निकल के आ रहा है। पानी की बूंद के फॉर्मेशन के लिए आपको जो प्रेशर चाहिए होता है वो होता है 4 सिग्मा बाई डी का, ठीक। लेकिन पानी का जो बुलबुला बनता है, यानी जो बबल बनता है पानी का, तो जो बबल होता है उसके लिए चाहिए कितना, 8 सिग्मा बाई डी का प्रेशर। मतलब जो उसके अंदर जो ये जो पी है ना, ये यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, इसके अंदर, यहाँ पे, इसमें, यहाँ पे, मतलब कि उसके फॉर्म, मतलब जो उसको बना के रोके हुआ है, ठीक है। यानी उस प्रेशर से वो चीज अपने अस्तित्व में है, अगर वो प्रेशर हट जाएगा तो वो ब्रेक करेगा, ठीक है। इसलिए आप देखते हो ना कि पानी का जो बुलबुला होता है नॉर्मली तुरंत टच करने से नहीं ब्रेक करता है एज कम्पेयर टू ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। मतलब पानी की बूंद आप छुओगे तो वहीं फ्लैट हो जाएगा, लेकिन बबल तुरंत ब्रेक नहीं होता, उसको आपको स्ट्राइक करना पड़ता है हल्का, तब जाके पानी का एक बबल ब्रेक करता है। लेकिन ड्रॉपलेट है, छू दो आप हाथ से, तुरंत वो फ्लैट हो जाता है वहां पे, ठीक। क्योंकि उसका जो प्रेशर है वो 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा है, यानी जो सरफेस टेंशन उसके द्वारा लगाया जा रहा है उसका 4 गुना। यहाँ कितना है, 8 गुना, जस्ट डबल है। यानी जिस फोर्स से आप ड्रॉपलेट को टच किए होगे उसके डबल फोर्स पे जब लगाओगे किसी बबल्स के ऊपर, तब वो बबल आपका कोलैप्स करेगा, यानी वो ब्रेक करेगा, ठीक है। यही रीजन है कि जो आपके मशीनरीज होती हैं, जो फ्लूइड मशीनरीज, टरबाइन हो गया, पंप हो गया, तो बबल्स की फॉर्मेशन रोकी जाती है, मतलब कैविटेशन वहां पे न होने पाए, क्योंकि कैविटेशन की वजह से ये बबल्स बनते हैं और फिर ये कोलैप्स करते हैं। तो जब कोलैप्स करते हैं तो हाई प्रेशर वेव जनरेट करते हैं, और ये प्रेशर वेव उस मेटेलिक बाउंड्री पे जाके स्ट्राइक करता है, क्योंकि वो 8 टाइम्स ऑफ सिग्मा होता है। अगर ये हाई प्रेशर जोन में जाके कोलैप्स करता है तो इसकी वेव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे किसी भी मशीन के ब्लेड, एम्पेलर, केसिंग, बाउंड्रीज वगैरह इरोड हो सकती हैं, ठीक है। इसीलिए हम कैविटेशंस को आपको मशीनरी में अवॉइड करते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका बबल के ऊपर। एक तीसरा हिस्सा भी है इसका लिक्विड जेट का, तो इसको मैं यही बनाता हूँ। आप सभी लोग पानी का एक जेट देखे होंगे, क्या होता है, एक ऐसे पानी का एक, जब टैप ओपन करते हो तो पानी की एक धार ऐसे गिरती रहती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये टैप ओपन किया गया है, इसमें ऐसे से पानी, ये पानी की एक धार बनाई गई है पूरी की पूरी। यहाँ पे कोई एक ऐसे टैप लगा गया है, यहाँ से ये नीचे पानी गिर रहा है आपका। अब आप देखो कि इस लिक्विड जेट के कॉन्टेक्ट कितने हो सकते हैं। अगर ये पानी का जेट ऐसे कहीं बह रहा है, जैसे आप हैंडपंप ऑपरेट करते हो, या आप कह सकते हो सिंपल आप कोई टैप ओपन किए हो, तो जो भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है उससे, तो वो एक जेट के फॉर्मेट में निकल के आता है, ठीक है। तो अब उस लिक्विड जेट के ऊपर कितना प्रेशर आपका ऑपरेट हो रहा होता है, मतलब कहने का ये सिंपल कि उस जेट के ऊपर, मतलब वो जेट के फॉर्मेशन के लिए कितना प्रेशर लग रहा होगा, या कह सकते हो सिंपल कि कितना सरफेस टेंशन चाहिए होगा उसको उस शेप में रखने के लिए। तो अब उसको अगर निकालना हो सिंपल, तो अगर इसको हम लोग 20 से स्प्लिट करते हैं, इस जेट को अगर हम लोग यहाँ 20 से ऐसे स्प्लिट कर दिया जाए, तो क्या देखने को मिल रहा है शेप आपको, इस तरीके से एक आपको सेमी सर्कुलर से देखने को मिल रहा होगा, इस तरीके से ऐसे कुछ, ठीक है।
और ये इसकी एक कह सकते हो थिकनेस हो गया यहाँ पे, ये इसका थिकनेस हो गया। अगर इसको हम लोग 20 से कट कर रहे हैं तो टेंसाइल फोर्स किस जगह लग रहा होगा, अगर आप ऐसा सिंबल देखो तो जहां पे कांटेक्ट सरफेस होगा, मतलब जहां पे एयर से वो कांटेक्ट कर रहा होगा, तो अगर इसको 20 से हम लोग से कट किया गया तो जो भी इसकी बाउंड्री निकल के आ रही है, क्योंकि ऐसे तो एक सिलेंड्रिकल शेप है तो इसको आप एनालाइज नहीं कर पाओगे पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अब उसको आपको अगर पर यूनिट लेंथ निकालना होगा तो आपको इसके पेरीमीटर को फाइंड आउट करना होगा। तो करना क्या है, सिंपल कि आप इसको 20 से कट करिए। अगर इसको कट कर लोगे एक सिलेंडर को तो आपको रेक्टेंगुलर फेस मिल जाएगा जिसका आप पेरीमीटर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो L इंटू डी करके या 2L करके, ठीक है, सिंपल। तो अगर आप ऐसे कट करो तो ये हिस्सा तो इसका डायमीटर हो गया सिंपल, एक ये डायमीटर दिख रहा है आपको, तो डायमीटर डी वही रहेगा। अगर इसको हम लोग कट कर दिए होंगे तो टेंसाइल फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस वाले सरफेस पे, ठीक है। मतलब सिलेंडर के चारों साइड एयर कांटेक्ट में है तो आपको कोई एक लेंथ लेके चलना है। जैसे मान लो ये एक सिलेंडर है, ऐसे एक पानी का बोतल जो है, तो इसके चारों साइड एयर कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब यहाँ भी एयर होगा, यहाँ भी एयर है, यहाँ भी एयर होगा, ठीक है। तो अब ये ऊपर नीचे तो कंटिन्यूएशन में है तो यहाँ एयर कांटेक्ट में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस सिलेंडर के चारों साइड में आपको तो यहाँ भी एयर लग रहा होगा, यहाँ भी एयर लग रहा होगा, तो आपको कोई एक लेंथ लेके चलना है। तो इसको अगर हम 20 से काट देते हैं सिमेट्रिकली तो आपको एक अपना लेंथ मिल जाएगा जिस लेंथ पे आपका सरफेस टेंशन लग रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे सिग्मा मिल जा रहा है, ये सिग्मा है, ये सब सिग्मा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसको निकाला जाए तो देखो कितना लग रहा है, एक इस साइड में और एक इस साइड में, तो यानी अगर इसका सरफेस टेंशन फोर्स निकाला जाए तो F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू लेंथ। अब इसके लिए लेंथ कितना हो गया, तो ये एक L यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वही लेंथ आपका यहां से लेकर के यहां तक भी होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो L प्लस L आपका 2L हो जाएगा। तो इस केस में जब आप फोर्स निकालोगे तो ये फोर्स आपको निकल के आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू एल, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक लेंथ इस साइड में, दूसरी लेंथ इस साइड में, और इन्हीं दोनों लेंथ के ऊपर आपका सरफेस टेंशन ऐड कर रहा होगा, तो एक L प्लस L आपका 2L हो गया। तो सरफेस टेंशन फोर्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ। तो अगर इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं यही निकाल लेते हैं इसको, मैं इतना हिस्सा घेर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। या अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दूं, जस्ट अ मिनट, ज्यादा बेटर रहेगा। तो अब देखिए एनालिसिस क्या होगी कि जो दूसरा एक तो इक्वेशन यहां से मिल गया, फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L, पहला इक्वेशन आपका, मतलब ये कितना हो गया, पांचवा, ये इक्वेशन नंबर हो गया 6, ये आपका इक्वेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो अब ये सातवां इक्वेशन होगा। इसके लिए अगर आपको आठवें इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी दूसरा फोर्स किससे कंपेयर किया जाए, तो उसके लिए आप ऑलरेडी यहां निकाल चुके हो। तो अब यहां चेंज क्या होगा कि एरिया कितना रखा जाए। तो आप बताओ, इस इमेज से अगर दूसरा फोर्स निकालते हैं, ठीक है, पहले तो मैं पहले लिख लेता हूं इसके लिए, इसको, तो यहां से अगर हम फोर्स निकालते हैं, ठीक है, ये यहां चला गया है, तो यहां से अगर हम फोर्स निकालते हैं, सिंपल लिखते हैं प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स
एफ इज इक्वल टू पी इंटू ए। अब इसका एरिया कितना होगा, तो ये एरिया कितना होगा, ये पूरा एरिया जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये शेडेड एरिया कितना हो जाएगा, L मल्टीप्लाइड बाई डी, यानी L मल्टीप्लाइड बाई डी, ये इसका हो जाएगा सरकमफ्रेंशियल, एक तरीके से एरिया कह सकते हो, मतलब ये वाला हिस्सा सरफेस एरिया। ठीक, तो यहाँ से फिर हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा फोर्स P इंटू एल इंटू डी, इतना हो जाएगा। अगर ये इक्वेशन नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा 8। अब 8 और 7 को कंपेयर करते हैं, मतलब इक्वेशन 8 एंड 7, तो यहाँ से आप निकालोगे तो ये निकल जाएगा P इंटू एल इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L। देखो कैंसिल क्या हो रहा है, ये लेंथ यहाँ से, ये लेंथ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जब फाइंड आउट डी, यानी लिक्विड जेट के फॉर्मेशन में सिर्फ 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई डी का एक्सेसिव प्रेशर लगता है। इसीलिए कभी भी कोई टैप आप ओपन करते हो, कोई हैंडपंप चलाते हो, कुछ भी चलाते हो, तो आपको पानी की धार तुरंत गिरती शुरू हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पानी का टैप ओपन करो तो आपको बबल दिखाई देगा तुरंत। ठीक है, कभी तुरंत बबल नहीं दिखता, हमेशा पानी आप कहीं फ्लो कराओगे तो सबसे जल्दी वो एक लिक्विड के जेट के फॉर्म में आता है, जो कि फॉर्मेट में, तो वहां पे वो ड्रॉपलेट बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वो स्ट्राइकिंग से उसको चाहिए कितना, 4 सिग्मा बाई डी का एक प्रेशर मिल जाता है। जब आपका सरफेस टेंशन 8 गुना हो जा रहा है, यानी जो इनसाइड प्रेशर है वो 8 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन अपॉन डी हो जाएगा, तब आपका कोई पानी का बबल बनता है। ठीक है, इसलिए बबल रेयरेस्ट फॉर्म में आता है, मतलब जल्दी आपको पानी का बबल दिखाई नहीं देता है। आप देखते हो बारिश में जब बहुत तेज कहीं बारिश होती है, तब जाके आपको
पहले बन जाता है। ठीक है, तो अब ये 3 फार्मूले आपको याद रखना। क्या करते हैं, इसके फॉर्मेशन में कितना एक्सेसिव प्रेशर लगा होगा, यानी ये स्मॉल पी किसी का भी निकालोगे तो वो एक्सेसिव प्रेशर है देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फाइंड आउट द एक्सेसिव प्रेशर बाय विच अ बबल विल फॉर्म, इतना लिख के ये कहता कि फाइंड आउट एब्सोल्यूट लिक्विड बबल या एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ दिस ड्रॉपलेट, तब आप उसमें उसको जोड़ते हैं एटमॉस्फेरिक वाले को। ऐसे नॉर्मली आप सिंपल उसको कैलकुलेट करके रख दोगे। ठीक, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। बेसिकली इन्हीं तीनों पे न्यूमेरिकल होगा, तो इन फार्मूलेस के ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।